दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तमाम परीक्षाओं जैसे सहायक लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई, इन सभी परीक्षाओं में दोस्तों विज्ञान के सवाल जी भर कर पूछे जाते हैं और विज्ञान के सवालों में रसायन विज्ञान एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान के बारे में। और रसायन विज्ञान में जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने मैं आया हुआ हूं, उस टॉपिक का नाम है संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वैलेंसी का मतलब होता है जैसे क्लोरीन का सोडियम के साथ संयोजन होने वाला है, क्लोरीन का सोडियम के साथ संयोग होने वाला है, मिलन होने वाला है। तो क्लोरीन में क्या खास बात है और सोडियम में क्या खास बात है दोस्तों, इसकी पड़ताल करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और देखिए आपके सामने ये एक खाली पेज हमने ले लिया है और शुरुआत करते हैं। गौर से देखिएगा, कहा जा रहा है ये है क्लोरीन और ये आपके पास है दोस्तों सोडियम। क्लोरीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 17। 17 का मतलब होता है 17 और ये 2, 8, 7। इस तरह से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में कुल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये क्लोरीन की कहानी है। और सोडियम में क्या होता है दोस्तों? 2, 8 और 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहर वाली कक्षा में यानी कि तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और सभी तत्वों की, सभी परमाणुओं की ये कोशिश होती है दोस्तों कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लें, अष्टक पूरा कर लें। अष्टक का मतलब होता है अंतिम कक्षा में या सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। ये प्रयास किया जाता है दोस्तों। तो इसी प्रयास का नाम संयोजकता है। बहुत आसान है दोस्तों। क्लोरीन कोशिश करेगा कि इनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार लेने के फिराक में होंगे। और सोडियम चाहेंगे कि इनके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको कोई ले जाए, है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दान करने के फिराक में होंगे। तो ये साहब 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे और क्लोरीन महोदय उनका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जब ये ले लेंगे तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो ये ऋण आवेशित कहलाएंगे। और मिस्टर सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे दोस्तों, तब क्या होगा? उनके पास एक धन आवेश उनके ऊपर नजर आएगा दोस्तों और ये ऐसे दिखाई देंगे। अब इसे क्लोरीन का आयन यानी क्लोराइड कहेंगे और ये सोडियम का आयन है दोस्तों। इन दोनों में रासायनिक क्रिया होगी। जब रासायनिक क्रिया होगी तो ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे NaCl। इनका वाला नेगेटिव चार्ज, उनका वाला पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे और आपके पास मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, साल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड आप देख रहे हैं, उसको बनाने के लिए क्लोरीन और सोडियम में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दोस्तों ये जरूरी था कि ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त करते और वो साहब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते। तो इलेक्ट्रॉन को ले लेने की प्रवृत्ति या इलेक्ट्रॉन को त्याग देने की प्रवृत्ति, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन आप लेना चाहते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों का आप त्याग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या ही संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो वैलेंसी शब्द का इस्तेमाल पहली बार जिस आदमी ने किया था
उनका नाम है फ्रैंकलैंड। और 1853 ईस्वी में फ्रैंकलैंड साहब ने वैलेंसी का प्रथम बार प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था दोस्तों। तो फ्रैंकलैंड के हम लोग आभारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वैलेंसी जैसा खूबसूरत सा शब्द हमको दिया है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि संयोजकता कितने तरह की होती है। तो जो संयोजकता होती है दोस्तों, वो एक होगी आपके पास वैद्युत संयोजकता, और लिखते चलते हैं, देखिए ये क्या लिख रहा हूं मैं, वैद्युत संयोजकता। और दूसरी हो जाएगी दोस्तों सहसंयोजकता, सहसंयोजकता। और तीसरी होती है दोस्तों उपसहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता, है ना। वैद्युत संयोजकता का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम का क्लोरीन से मिलना था, मतलब ये है सोडियम का आयन और ये है क्लोरीन का आयन, दोनों मिल गए तो क्या हो गया बच्चों, सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार की जो संयोजकता होती है उसको वैद्युत संयोजकता कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सह संयोजकता किसको कहते हैं दोस्तों। सह संयोजकता में क्या होता है कि दोनों तरफ से बराबर की भागीदारी होती है। बराबर की भागीदारी कैसे होगी, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए, जैसे आपके पास हाइड्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है, वो कैसे बनेगा दोस्तों, गौर से देखिए। ये है आपके पास H2, ये H2 बना कैसे होगा, H2 का निर्माण ऐसे हुआ होगा, मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु का हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से संयोग हुआ, उसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, एक प्रोटॉन होता है और कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन का परमाणु तैयार हो गया। इनके पास अंतिम कक्षा वही है जो इनकी पहली कक्षा है, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा इनकी क्या है, ये वाली है, वही इनकी पहली भी है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये कोशिश करेंगे कि इनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये पूर्ण होते, कंप्लीट होते, स्थिर होते, स्टेबल होते। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये किसी दूसरे वाले हाइड्रोजन के एक परमाणु से गठबंधन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, साझेदारी। तो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन होगा दोस्तों, उसको हम लोग यहां बना ले रहे हैं, गौर से देखिएगा। दूसरा वाला प्रयास क्या करेगा, ये एक प्रोटॉन हो गया और ये एक आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु इधर है, दोनों लोग आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करना चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि इनके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये पूर्ण हो जाएं। उनकी कोशिश है कि उनके आखिरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते और वो कंप्लीट हो जाते। तो इस कंप्लीट हो जाने की फिराक में दोनों आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपको याद हो, है ना, आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। पंच परमेश्वर में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों आपस में बैलों की साझेदारी करते हैं। खेत में हल जोतने के लिए 2 बैल चाहिए। जुम्मन शेख के पास 1 बैल होता है और अलगू चौधरी के पास भी 1 बैल होता है। तो 1 बैल इनके घर से जाता है, 1 बैल उनके घर से आता है और दोनों मिल गए, 2 बैल हो गए। एक दिन जुम्मन साहब ने अपना खेत जोत लिया, अगले दिन अलगू चौधरी ने अपना खेत जोत लिया, दोनों का काम हो गया दोस्तों। तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन उनको देंगे, उनका ले भी लेंगे और साझेदारी हो जाएगी। कैसे होगी, गौर से देखा जाए। ये देखिए ऐसे क्या हो रहा है दोस्तों, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है, ये इनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। और जब करीब आएंगे दोस्तों तो पता है क्या होगा, इनसे कहिए कि और करीब आओ, और जब ये करीब आएंगे तो कुछ इस प्रकार की कहानी तैयार हो जाएगी। क्या कहानी तैयार हो जाएगी, ये देखिए एक प्रोटॉन है और ये देखिए ये क्या हो रहा है बच्चों, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये उनका वाला इलेक्ट्रॉन है और ये कौन है, इनका वाला इलेक्ट्रॉन है।
अब इनके पास मतलब ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, इनके पास क्या कहानी है? इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनके पास भी कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात समझ में आई है कि नहीं? बात को समझिए। मतलब इनका भी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबल हो गए, उनके पास भी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी स्टेबल हो गए। ये खुश और दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा? ये H2 है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? और बढ़िया समझना है। मान लीजिए कि एक जने का नाम है राम जी और दूसरे साहब का नाम है श्याम जी। राम जी के पास एक बिटिया है, कोई बेटा नहीं है। वो चाहते हैं कि एक बेटा होता तो अच्छा होता, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि बिटिया भगवान ने दी। और श्याम जी के पास एक बेटा है, कोई बिटिया नहीं है, और वो चाहते थे कि एक बिटिया भी होती तो अच्छा होता। अब क्या होगा? ये जाएंगे उनके यहाँ रिश्ता लेकर के और इनके बेटे बेटियों की शादी हो जाएगी, राम जी और श्याम जी समधी हो जाएंगे। अब क्या होगा? इनके पास जो बिटिया है वो तो इनकी रहेगी ही, जीवन भर रहेगी। एक दामाद मिल गया, दामाद भी पुत्र समान होता है। अब इनके पास बेटी और बेटा दोनों हैं। उनके पास बेटा है, बहू आ गई घर में, बहू क्या होती है? पुत्री समान होती है। उनके पास भी अब बेटा बेटी दोनों हो गए, दोनों का घर पूरा हो गया। ये होती है साझेदारी, इसको कहते हैं सहसंयोजकता। क्या कहते हैं? कोवैलेंसी। अंग्रेजी में नाम है इसका दोस्तों कोवैलेंसी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे हम आपको ले चलें। देखिए सवाल आपके सामने आएगा, कहां से आएगा? ये 386 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया है 6/10/2022 को दूसरी पारी में। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक नहीं होती है, नाइट्रोजन के पास भी नहीं होती है दोस्तों, कार्बन के पास भी नहीं होती है, फ्लोरीन के पास होती है ना? तो फ्लोरीन के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? हैलोजन परिवार का नाम सुना है आप लोगों ने? हैलोजन फैमिली। कौन से होते हैं दोस्तों एलिमेंट उसमें? आप जानते होंगे, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटीन होता है दोस्तों। और ये सभी कहलाते हैं हैलोजन परिवार के एलिमेंट। और इन सभी में इनकी कोशिश होती है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और इनका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक का मतलब आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, है ना? इनकी सबकी प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बेताब है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई साहब परीक्षा में मान लीजिए कि 50 नंबर की परीक्षा है और आपके 16 नंबर का जुगाड़ है, 1 नंबर और आ जाता तो आप पास हो जाते। तो आप अपने बगल वाले लड़के से कहेंगे, दोस्त दोस्ती की कसम बस एक सवाल बता दो यार, 17 नंबर हो जाए तो हम पास हो जाएं। मतलब 1 नंबर बढ़ाने के लिए वो लड़का बेचैन है कि नहीं? तो ये साहब क्या करते हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये लोग क्या हैं? बेकरार हैं। तो इसमें जो 386 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही सही उत्तर है। अगले सवाल पे आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है 387। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन के बारे में आप लोग जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 7। क्या किया जाएगा 7 के बारे में दोस्तों? गौर से देखिएगा, ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है ना? 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 और 5। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा या आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कोशिश होती है कि 8 हो जाते तो अच्छा होता। तो गौर से देखिए, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एक एटम है, एटम मतलब परमाणु, ये भी नाइट्रोजन का एक परमाणु है। अब ये दोनों करीब आएंगे, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 3 और चाहिए। 5 तो ऑलरेडी हैं, 1 2 3
4 5 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, 1 2 3 4 5। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हम बना रहे हैं। जो इसके पहले वाली कक्षा होगी, मान लीजिए यहाँ पे है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी वाली या बाहरी वाली में 5 हैं। इनके पास भी वही कहानी है और ये दोनों मिल करके कुछ बनाना चाहते हैं दोस्तों। ये n है और ये भी n है दोस्तों, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, N2। ये है मैटर। अब ये इनके साथ वो इनके साथ संयोग करना चाहते हैं, तो संयोग करने के लिए इनकी कोशिश है कि 5 है, 3 और मिल जाते तो क्या बात होती। तो ये ऐसा करेंगे दोस्तों, गौर से देखिएगा, हम डायग्राम बनाने चल रहे हैं, केवल बाहरी कक्षा का डायग्राम बनाएंगे, आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिया नाइट्रोजन और यहाँ पे हमने लिख दिया है नाइट्रोजन। इनके पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये 3 उस वाले नाइट्रोजन के हैं और ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले के हैं। मतलब अब क्या हो जाएगा, गौर से देखना है आपको। गिनती करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले नाइट्रोजन के पास, 3 3 6 2 8, इनका अष्टक पूरा हो गया। उनके साथ क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, है ना, 1 और 1 2 और 2 और 6 मिलके 8। उनके पास भी 8 हो गए, इनके पास भी 8 हो गए। इसको कहते हैं साझेदारी, है ना। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझते हैं आप लोग, तो विद्यार्थी हैं, पार्टनरशिप खूब बढ़िया से जानते होंगे आप लोग दोस्तों, है कि नहीं। तो ये है सहसंयोजकता। सवाल में क्या पूछा गया है कि नाइट्रोजन के एक अणु में ये N और N जब मिलते हैं दोस्तों, तो मिल करके बनता क्या है, N2। N2 मतलब नाइट्रोजन का एक अणु, उसमें साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप गिनती कर लीजिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो साझेदारी में शरीक हैं, साझेदारी में भाग ले रहे हैं। 3 इनके वाले 3 उनके वाले, 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो साझेदारी में शरीक हो रहे हैं, है ना, शामिल हो रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहां पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 387, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 29/8/2022 को पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 388 नंबर, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। क्या बात है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। क्यों 3 होती है, 2 8 3। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। जब सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, तो वही वाला जो 3 है वो क्या हो जाएगा, संयोजकता कहलाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उनके संयोजन में भाग लेने की कोशिश करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे वो। तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम यहां पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। 388 का ऑप्शन नंबर बी आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 30/8/2022 को पूछा गया पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 389, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। क्या बात है, देखिए सवाल में पूछा गया है कार्बनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। क्या खूबसूरत सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 13/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए दोस्तों, आराम से समझिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी आपको। जो यहाँ पे कार्बनिक कार्बन लिखा हुआ है, ये वाले कार्बन को आप डिलीट कर दीजिए, ये आपको परेशान कर रहा था। हो गया डिलीट। अब पूरा सवाल पढ़िए। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं और आयनिक यौगिक कौन से होते हैं, इस बात को पहले आप क्लियर कर लें। कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं दोस्तों, जिनमें कार्बन मौजूद होता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। वहां पे क्या बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं। आयनिक यौगिक कौन होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड अभी अभी आपने देखा था, ये होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले आप इनको आयन में बदलिए और फिर इन आयन में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये आयनिक बंध कहलाएगा। देखिए
ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। मतलब क्या हुआ, इनके बीच वैद्युत बल काम करेगा। कौन सा वाला वैद्युत बल? स्थिर वैद्युत बल, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मिस्टर कूलम्ब साहब वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा बड़ा तगड़ा फोर्स लगता है, पावरफुल फोर्स होता है। मतलब इनको आप गर्म करें, गलाने की, पिघलाने की कोशिश करें तो आसानी से ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो आयन हैं वो बड़े मजबूती से बंधे हुए हैं। ये कहते हैं कि भैया हम टूटेंगे नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा लो, है ना। और जो सहसंयोजी बंध होते हैं दोस्तों, वो कमजोरी से बंधे होते हैं। मतलब इतना शक्तिशाली बंधन उनमें नहीं होता है, उनको गर्म करने पे आसानी से वो टूट जाते हैं या कह लीजिए कि पिघल जाते हैं। इसी तरह से अगर द्रव अवस्था में है, उनको आप और गर्म करना चाहते हैं तो उबलने की जो स्थिति आएगी, सहसंयोजी बंध में उबलने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा और आयनिक बंध में उबलने का काम जल्दी शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी कसम खा के बैठे हैं कि चाहे जितना हमको खौला दो, हम वाष्पीकृत, इवेपोरेट नहीं होंगे। मतलब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने का अभी हमारा मूड नहीं है ना। तो दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है क्या, कार्बनिक यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम इसलिए होता है क्योंकि कार्बनिक यौगिकों के जो अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल क्षीण होता है, कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 389 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 390। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता, समूह 17 क्या है दोस्तों? हेलोजेंस वाला समूह भाई। हेलोजेंस मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। ये जो लोग देख रहे हैं इनकी प्रवृत्ति होती है, इनके पास आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये सब के सब चाहते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई एक कप चाय पिला देता तो अच्छा होता। तो इनके लिए जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो क्या है? वो वही वाली बात है, कोई एक गुटखा खिला देता तो मजा आ जाता, है कि नहीं। तो ये लोग एक इलेक्ट्रॉन की फिराक में हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बात हो, अपना अष्टक पूरा कर लें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है इन सभी लोगों को, तो इनकी संयोजकता भी एक होगी। सवाल में कहा जा रहा है समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो आप कह दीजिए एक होती है। यहाँ पे एक लिख दीजिए। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे एक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। सवाल नंबर 390, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 391। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है दोस्तों? पहले कोष का नाम है K, दूसरे का L, फिर M, फिर N। दोस्तों K कोष में नाइट्रोजन के पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 7 जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, पहले वाले में 2 हो जाएंगे, दूसरे वाले में 5 हो जाएंगे। यही जो L कोष वाले 5 हैं, इन 5 में से कोई 3 लोग साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सवाल में पूछा जा रहा नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष नाइट्रोजन का अणु बनाने में भाग लेता है? तो जो L कोष है दोस्तों, यही क्या करेगा? नाइट्रोजन के अणु के बनाने में भाग लेगा, रोल अदा करेगा। तो आरआरबी के ग्रुप डी का 12/9/2022 का सवाल दोस्तों, दूसरी पारी का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 392। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं दोस्तों? आपको बड़े गौर से देखना है, कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते ये बताना है। मतलब नेगेटिव क्वेश्चन आया है, क्या करिएगा? गौर से देखिएगा।
ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते। मतलब ऊपर की जो 3 बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, वो इनके बारे में सही हैं। कि इनके बारे में सहसंयोजी यौगिक के बारे में सही हैं। सहसंयोजी यौगिक आप जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के सहसंयोजी बंध से मिलकर बना है। नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के सहसंयोजी बंध से मिलकर के बना है। तो ये बात सही है ऊपर की तीनों। चौथी बात में कहा जा रहा है ये कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं दोस्तों। ये बात गलत है, इसी को आपको टिक लगाना है। कार्बनिक विलायक में विलेय नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। 18 अगस्त 2022 को पूछा गया पहली पारी में आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? सवाल नंबर 393। आराम से देखिएगा दोस्तों, क्या करना है। नाइट्रोजन का एक और नाइट्रोजन का दूसरा, ये एक परमाणु है। यहाँ पे दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3, मतलब इनके यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, कुल 3 बॉन्ड बनने वाले हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं 6 और बॉन्ड बनेंगे 3। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। सवाल नंबर 393 आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है 394। कहा जा रहा है प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, गौर से देखिएगा। यह है कार्बन की कहानी। कार्बन के 3 क्या हो गए? परम अणु यानी कि परमाणु। ये ऐसे आप कार्बन के बारे में इतना जानते हैं कि कार्बन की आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि 8 हो सकें। ये देखिए कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इनके पास ये 4 तरफ से दरवाजा खुला हुआ है कि भाई आओ गठबंधन कर लो। अब यहाँ पे कौन गठबंधन करने आ रहा है दोस्तों? ये साहब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इनको क्या पड़ी आने की? इनको भी एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है। हाइड्रोजन के पास एक का इलेक्ट्रॉन होता है, वो चाहता है कोई एक और मिल जाए कहीं से, तो कहां से मिलेगा? कार्बन के पास यहाँ 3 दरवाजे हैं, यहाँ पे 3 दरवाजे हैं, वहां पे 3 दरवाजे हैं दोस्तों। एक्चुअल में कार्बन के पास ये बीच में दरवाजे तो 4 हैं, 4 तरफ से रास्ते हैं, लेकिन एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से और दूसरे ने तीसरे से गठबंधन कर रखा है। तो इनके पास जो फ्री हैं 3 तरफ रास्ते हैं, यहाँ पे 2 तरफ रास्ते हैं, यहाँ पे 3 तरफ रास्ते हैं। गिनती कर लीजिए कुल कितने साझेदारी हैं दोस्तों। कहा जा रहा है सवाल में प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोपेन की बात हो रही है C3H8, ऐसे इनको पेश किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, C3H8, और उनको यूं रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हुआ? सवाल नंबर 394 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 395। कहा जा रहा है दोस्तों 395 में कार्बन परमाणुओं के संयुक्ता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 में से पहली कक्षा में 2 और उसके बाद दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो दूसरी वाली में 4 हैं दोस्तों, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। उनकी कोशिश होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आते तो हम अपनी नैया पार लगा लेते। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों नैया पार? देखिए ये है कार्बन, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 तरफ दरवाजे हैं।
कोशिश इनकी है कि भाई कोई आ जाता तो मजा आ जाता। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने आकर के क्या कह दिया, कबूल है कबूल है कबूल है, 4 बार कह दिया कबूल है। एक इसने कहा, एक उसने कहा, एक इसने कहा, एक इसने कहा, चारों लोगों का गठबंधन हो गया। अब ये जो बनेगा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं आप लोग, मीथेन। क्या कहते हैं, मीथेन। सवाल में क्या है, कार्बन परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 4 कहां पे, ऑप्शन नंबर डी पे है दोस्तों। सवाल नंबर 395 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल है 396। कहा जा रहा है 396 में दोस्तों, कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, गौर से देखिएगा। कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ कर रखता है। जी नहीं, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़ करके रखता है। ये बात तो सही है दोस्तों। और सी को भी पढ़ा जाए, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ कर रखता है। कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को प्रबलता से पकड़ कर रखता है। ये पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन नहीं होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कैसे, कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण, छोटा आकार मतलब कार्बन के पास कुल 2 ही कक्षाएं हैं। पहली बात तो ये, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, के कोश एल कोश। और दूसरी बात, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन हैं, 6। कितने न्यूट्रॉन है दोस्तों, 6। अब कहा जा रहा है कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण, तो साइज छोटी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को मजबूती से पकड़ करके रखता है, प्रबलता से पकड़ करके रखता है। इसी को लॉक कर दीजिए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 396 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 397, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर कौन सी चीज नहीं पाई जाती है दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल है 397। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर त्रिआबंध मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो पाए जाते हैं दोस्तों। बॉन्डिंग तो होती है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है दोस्तों। मतलब कार्बन वाले जो हैं वो आयन नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं वो, सहसंयोजी बंध बनाते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो आप क्या करिएगा, 397 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल है 398। कहा जा रहा है 398 में, क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। तो CO2 को छोड़ दीजिए, O2 को छोड़िए, N2 को छोड़ दीजिए। जो CH4 है, CH4 मीथेन, गौर से देखिएगा, ये मीथेन की कहानी है, ठीक है। तो एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड और एकल बॉन्ड, मतलब इनका एक इलेक्ट्रॉन उनके एक इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन की दोस्ती नहीं हो रही है। तो इसको दोस्तों क्या करिएगा, निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं, तो कहिएगा CH4 में एकल बंध होते हैं। 9/9/2022 को पूछा गया तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 399। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या बात है, सिलिकॉन। क्या है सिलिकॉन दोस्तों, सिलिकॉन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। सेमी कंडक्टिंग किसको कहते हैं, अर्धचालक, हिंदी में नाम है दोस्तों इसका। जो चालक और कुचालक के बीच का होता है उसे कहते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। जैसे धातु और अधातु के बीच में एक होता है उपधातु, वही है ये कौन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कार्बन में पाए जाते हैं, जर्मेनियम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। 399 के लिए ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है दोस्तों। 399 ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 26/9/2022 को तीसरी पारी में पूछा गया था 399। अगले सवाल पे आपको लिए चलता हूं। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 400। क्या कहा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO2। CO2 कार्बन के साथ क्या है? कार्बन के पास 4 दरवाजे खुले हुए हैं, हर दरवाजे पे एक एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है और वो बुला रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ जा, एक आ जा, एक आ जा भाई आ जा। तो ऑक्सीजन उधर से गुजरा, देखा उसने कि कोई बुला रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ समस्या क्या थी? ऑक्सीजन के साथ समस्या ये थी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है। क्यों भाई 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है? ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, उसके बाद वाले में होंगे 6, मतलब K कोश में 2, L कोश में 6। कोशिश इनकी है कि 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे देता, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के खड़े हैं दरवाजे पर। अब क्या होगा? गौर से देखिएगा, ये जो कार्बन वाले हैं दोस्तों, ये क्या करेंगे? ये ऐसा, कार्बन का क्या है? यहां पे एक एटम है और इनके पास है इलेक्ट्रॉन कुल 4। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये कार्बन लिख दे रहा हूं, कार्बन। दूसरी कहानी सुनिए। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे O लिखा हुआ है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों वो यहाँ पे हो गए, और इधर में हो गया ऑक्सीजन, इनके पास ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों। अब कहानी क्या बनने वाली है देखिए गौर से। ऑक्सीजन के पास जो आखिरी कक्षा है उसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, है ना? तो उस 6 में से 2 ने गठबंधन किया और 4 यहाँ पे पहले से मौजूद हैं। ये 4 पहले से जो मौजूद हैं और ये 4 अब गठबंधन के बाद, 2 इनके अपने वाले, 2 कार्बन वाले, 8 हो गए। और इधर में दोस्तों ऑक्सीजन जो है 1 2 3 4 इनके ऐसे हैं जो किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, और 2 लोगों ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों से गठबंधन कर लिया। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ 4 हो गए, माफ करिए 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, और कार्बन के पास भी कुल 8 हो गए। कार्बन का भी अष्टक पूरा हो गया, इस वाले ऑक्सीजन और उस वाले ऑक्सीजन का अष्टक भी पूरा हो गया, और ये मिल करके क्या कहलाएंगे? CO2। क्या कहलाएंगे? CO2। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों? तो सवाल ये उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोस्तों? तो एक कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इनके, 2 इलेक्ट्रॉन उनके साझेदारी करते हैं, है ना? तो सवाल नंबर 400 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। कार्बन के 2 इनके साथ, कार्बन के 2 उनके साथ शेयर करते हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन। RRB ग्रुप डी का सवाल दोस्तों 5/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने 401। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। आयनिक यौगिक नहीं है दोस्तों, कौन सा? तो जो कैल्शियम क्लोराइड है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है दोस्तों, ये आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये आयन बनाते हैं पहले, उसके बाद गठबंधन होता है इनका, है ना? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? आयनिक कंपाउंड, और हिंदी में आयनिक यौगिक। लेकिन जो CO2 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सहसंयोजी यौगिक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड है। तो सवाल नंबर 401 के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। RRB ग्रुप डी में 18/9/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल था ये। अगला सवाल आपके सामने 402। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करें। किसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, यह बात पूछी जा रही है। सवाल नंबर 402 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? गौर से देखिए, नाइट्रोजन है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, कैल्शियम है दोस्तों। उच्चतम संयोजकता, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए दोस्तों, लिथियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्या करिएगा? नाइट्रोजन पे टिक मार दीजिए, ठीक है। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन सहसंयोजी बॉन्ड बनाएगा
एल्यूमिनियम क्या करेगा दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, ये है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा तो क्या करेंगे, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। आप नाइट्रोजन पे लॉक करिएगा। क्यों लॉक करिएगा दोस्तों, क्योंकि यह कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, निम्न में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए, कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए। सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 चाहिए। लेकिन कार्बन ज्यादा बॉन्ड बनाता है दोस्तों लोगों से, है ना, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा तगड़ी है। सिलिकॉन बॉन्ड बनाने में उतना आगे नहीं है। तो क्या किया जाए, चारों को पढ़ा जाए और कहा जा रहा है कि इस स्टेटमेंट की सही व्याख्या कौन करता है। पहला वाला ऑप्शन पढ़िए, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की तुलना में दोस्तों क्या होता है, दुर्बल होता है। और क्या कहा जा रहा है, सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन की तुलना में दुर्बल होता है। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से प्रबल होता है। यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डी में कहा जा रहा है सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के बड़े आकार के कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से प्रबल होता है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 19/9/2022 पहली पारी का सवाल दोस्तों, 403 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 404, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत बढ़िया सवाल, 404 नंबर दोस्तों, गौर से देखिएगा। 404 के लिए, आयनिक यौगिक ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। जी नहीं, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं दोस्तों, ये सही है। जैसे नमक की बात करें, NaCl दोस्तों, ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। अगर ठोस नमक ले ले तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है, लेकिन अगर वो गल जाए, पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, तब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। सी और डी को पढ़ लीजिए, आयनिक यौगिक ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में। जी नहीं, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु द्रव में नहीं करते, ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, यही सही उत्तर है। 404 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, 405 ग्रुप डी का सवाल है, 12/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया था। 405 नंबर सवाल को गौर से देखिएगा। 405 में कहा जा रहा है, निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे। नहीं होंगे दोस्तों, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में नहीं होता है दोस्तों। मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड बनाता है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2-2 क्लोरीन खड़े हो जाएंगे भाई, है कि नहीं। कैसे, ये देखिए ऐसे, ये हो जाएगा Mg, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये मैग्नीशियम का आयन बन गया दोस्तों, और ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, क्लोराइड आयन है, तो 2 लोग मिल जाएंगे, और दोनों मिल जाएंगे दोस्तों, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl2, है ना। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं। सवाल नंबर 405 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 406, नाइट्रोजन के अणुओं में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है। जी नहीं, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध, दोहरा बंध, तिहरा बंध। सवाल नंबर 406, बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों, इनके पास 3, उनके पास 3, मतलब इस वाले नाइट्रोजन के पास 3, इस वाले नाइट्रोजन के पास 3, दोनों मिलने की कोशिश करते हैं तो बनता है N2। मतलब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, उन्होंने 3 दिए, तब साझेदारी हुई, तो तिहरा बंध बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सवाल नंबर 406 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आरबी ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है। ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, पेंटेन। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, 407 एथेन दोस्तों, गौर से देखिए।
ये C2H6 इस वाले यौगिक में कार्बन कार्बन का एकल आबंध होता है, मतलब जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्डिंग है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कैसे बनेगा इस बात को समझ लीजिए। कैसे समझेंगे दोस्तों, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन से कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बन गए दोस्तों। इसको कहते हैं C2H6, ये कहलाता है इथेन। सवाल नंबर 407 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 30/9/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 408। इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं दोस्तों? सहसंयोजी आबंध बनते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, समन्वय सहसंयोजी आबंध दोस्तों ये नहीं होंगे दोस्तों। 408 के लिए सहसंयोजी बंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 15 सितंबर 2022 को पूछा गया था तीसरी पारी में। ये जो डेट है इसको याद रखिएगा, 15 सितंबर। 15 सितंबर क्या होता है दोस्तों? इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस। क्यों मनाया जाता है अभियंता दिवस? हमारे भारत के भारत रत्न महान इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया उसी दिन पैदा हुए थे दोस्तों। उन्हीं के याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला सवाल है। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? 409। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध कितने होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 409 गौर से देखिएगा दोस्तों। 6, 12 और 18। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। कार्बन कार्बन 6, कार्बन हाइड्रोजन 12, टोटल 18। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 17/8/2022 को अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 410 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड दोनों बना सकता है? क्या बात है। सवाल नंबर 410, सवाल नंबर 410 को गौर से देखा जाए दोस्तों। क्या कहा जा रहा है 410 में? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? एकल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बना सकता है दोस्तों। 410 के लिए लॉक कर दीजिए ऑक्सीजन को। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये बात तो सही है दोस्तों, ये बात गलत नहीं है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं, ये बात भी सही है। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं और पेट्रोल में नहीं घुलते। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं ना, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी 411 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल दोस्तों, आपको 411 में गलत स्टेटमेंट तलाश करना था और गलत स्टेटमेंट क्या है? आखिरी। अगला सवाल आपके सामने 412, इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? 412 नंबर सवाल के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा। 412 में कहा जा रहा है सबसे आंतरिक कोष में, जी नहीं। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जी नहीं। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 413, बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या कितनी होती है? द्विक आबंध मतलब होता है डबल बॉन्ड, है ना। तो बेंजीन में डबल बॉन्ड कितने होंगे दोस्तों और सिंगल बॉन्ड कितने होंगे दोस्तों? सवाल नंबर 413 गौर से देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। बेंजीन की कहानी आप जानते हैं। बेंजीन में 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सबसे ज्यादा है? क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों। LiCl, MgCl2, NaCl, CaCl2 दोस्तों। कैल्शियम क्लोराइड,
ये आयनिक यौगिक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। 29/9/2022 को पहली पारी में पूछा गया सवाल, एकल कार्बन परमाणु कितने बॉन्ड बनाता है दोस्तों? एकल कार्बन परमाणु, कार्बन का अकेला परमाणु होता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 415 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 11/10/2022 को तीसरी पारी का सवाल दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 416, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर बराबर होती है? क्लोरीन और क्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, बोरान और ब्रोमीन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। ये हैलोजन ग्रुप है। क्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके पास क्या होता है दोस्तों? एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की दरकार होती है, आवश्यकता होती है। तो आप क्या करिएगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनकी संयोजकता 1, इनकी संयोजकता 1। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए 416 के लिए। अगला सवाल 417, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? सवाल नंबर 417 के लिए गौर से देखिएगा दोस्तों। 417 कहा जा रहा है किसमें 7 आबंध होते हैं दोस्तों? एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। एथेन में दोस्तों 7 बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे 7 सहसंयोजी बॉन्ड? गौर से देखा जाए, ये है कार्बन का कार्बन के साथ 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया दोस्तों, ये 6 हो गया, कुल 7 हो गए दोस्तों। यहाँ पे देखिए H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अब क्या करिएगा दोस्तों, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6, बीच वाला 7, कुल 7 बॉन्ड हो गए। पूछा यही गया है कितने बॉन्ड बनेंगे? 7। कहाँ पे? एथेन में। एथेन का मतलब क्या होता है? C2H6, ये है एथेन दोस्तों। 417 के लिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 418, किसकी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों? सवाल नंबर 418 के लिए दोस्तों गौर से देखिएगा। 418 में कहा जा रहा है किसकी वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं? क्या बात है? दुर्बल अंतर आयनिक आकर्षण, ये नहीं होगा। दुर्बल अंतर आयनिक आकर्षण, ये भी नहीं होगा। प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को भंग करने के लिए ऊर्जा की थोड़ी मात्रा, जी नहीं। प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को भंग करने की ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता, ये वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास सोडियम आयन है, ये आपके पास क्लोराइड आयन है, दोनों मिल गए, ये बन गया आपके पास आयनिक बॉन्ड, है ना। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। इसको तोड़ करके अलग करना हो, सोडियम आयन को अलग, क्लोरीन आयन को, क्लोराइड आयन को अलग करना है दोस्तों, तो उसके लिए आपको बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, है ना। और इनके पास जो आकर्षण बल होगा बड़ा ही पावरफुल आकर्षण बल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 419, विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं कौन? गलित अवस्था में विद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं दोस्तों? गलित अवस्था में विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं। सवाल नंबर 419 के लिए दोस्तों क्या करिएगा? 419 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, और वो सवाल रहा ये। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये रहा 420 नंबर सवाल। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? ये ढलवां और नरम होते हैं, ये सहसंयोजक आबंध प्रदर्शित करते हैं, ये इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये केरोसिन में घुलनशील है दोस्तों। ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये भी गलत है। जो सही है वो ये बात है दोस्तों, इनका गलनांक और इनका क्वथनांक दोनों ही हाई होता है, उच्च होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इनका ज़्यादा होता है। जैसे नमक का ढेला ले लीजिए, नमक का कोई क्रिस्टल ले लीजिए और उसको आप कढ़ाई में रख करके कढ़ाई को गैस की आंच पे रख दीजिए, आंच तेज करिए और आप प्रयास करिए कि वो नमक द्रव अवस्था में बदल जाए। बहुत कठिन है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद तब वो गलेगा। और फिर दोस्तों जब गल जाएगा तो आप चाहते हैं कि वो अब गैसियस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में चेंज हो जाए।
वो भी कठिन काम है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो इनका जो गलनांक है और इनका जो क्वथनांक है दोनों ही हाई होता है दोस्तों। सवाल नंबर 420 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। 5/12/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया सवाल ये। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 422 नंबर, गौर से देखिएगा 422 के लिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? पानी में घुलनशील, पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और कम क्वथनांक, ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तो दोस्तों 421 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। ये इनका गुण नहीं है, कम गलनांक और कम क्वथनांक ये इनका गुण नहीं है। इनका गुण तो होता है उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। पानी में घुल जाते हैं, पेट्रोल में नहीं घुलते, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये बात तो सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए 421 के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल था दोस्तों। 10/8/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया। अगला सवाल आपके सामने, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्या बात है, ग्रेफाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। ग्रेफाइट है क्या? ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप का मतलब इलेक्ट्रोप है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोप में क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन होगा तो कार्बन में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 422 के लिए पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। आरबी एनटीपीसी का सवाल 31 जनवरी 2021 को पूछा गया दोस्तों। पहली पारी, पहला चरण। 422 के बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 423 के पास। 423 में कहा जा रहा है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा। बड़ा परमाणु मतलब जिसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो जो आखिरी कक्षा होगी दोस्तों वो क्या होगी? बहुत दूर होगी। कहाँ पे होगी ये आखिरी कक्षा दोस्तों? नाभिक से दूर होगी। नाभिक से दूर होगी तो जब यहाँ पे कोई बंध बनेगा दोस्तों तो वो बॉन्ड क्या करेगा? वो बॉन्ड ऐसा करेगा दोस्तों कि इनके साथ जो आकर्षण बल है न्यूक्लियस के साथ वो कैसा होगा? कमजोर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 423 के लिए पहला विकल्प सही है। अगर मान लेते कि यह छोटा होता दोस्तों, कैसा होता? ये छोटा होता, मतलब परमाणु ही छोटा होता। परमाणु छोटा होता तब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा? नाभिक के नजदीक होगा। इनके ऊपर धन आवेश, इनके ऊपर ऋण आवेश, इनका आकर्षण बल बड़ा तगड़ा होगा। तो आप क्या करिएगा? बहुत कमजोर वाले पे लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने, आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। सवाल नंबर 424 क्या करिएगा? 424 के लिए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं दोस्तों। जैसे ये है दोस्तों आपके पास सोडियम का एक आयन, ये है क्लोराइड आयन, दोनों मिल गए और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl। और जब ये सोडियम क्लोराइड बनेगा तब कौन सी घटना घटेगी दोस्तों? इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत स्थैतिक बल। सवाल नंबर 424 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, बेंजीन में सवाल नंबर 425, गौर से देखिएगा। बेंजीन में कहा जा रहा है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो हम लोग बेंजीन के बारे में जानते हैं कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं दोस्तों? 12 और 3। सिग्मा बॉन्ड 12 होते हैं और पाई बॉन्ड 3 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। आरआरबी के ALP और टेक्नीशियन का सवाल 13 अगस्त 2018 को पूछा गया था। अगला सवाल है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है दोस्तों। 426 के लिए सवाल नंबर 426 के लिए क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल था दोस्तों 23 मई 2019 पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 427। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? जिनके अणुओं में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के पास 4 होते हैं, कॉपर के पास 1 और 2 होते हैं, जर्मेनियम के पास 4 होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 3 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 427 ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम सही उत्तर है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। निम्न में से ट्रीवैलेंट या ट्राईवैलेंट तत्व कौन सा है दोस्तों? एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है दोस्तों। एल्यूमिनियम के पास क्या होता है? 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 428 गौर से देखिएगा दोस्तों। बोरान के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंडियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबके पास जब 3-3 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी कहां पे है दोस्तों? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से ट्राईवैलेंट बॉन्ड बनाने वाले कौन हैं? तो बोरॉन है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। अभी जूनियर इंजीनियर का सवाल 14/12/2014 को येलो पेपर का सेट था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या बात है। सवाल नंबर 429 बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। फास्फोरस के पास आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाएंगे दोस्तों। ये 429 के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 21/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया था। ये सवाल नंबर 429 दोस्तों। फास्फोरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि उसके कुल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2, 8, 5 इस तरीके से बंटवारा होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? वाह। आरआरबी के लोको पायलट और टेक्नीशियन का सवाल 9/8/2018 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों। अमोनियम सल्फेट में कितने परमाणु होते हैं? तो गौर से देखा जाए, गिनती कर लेते हैं। NH4 ट्वाइस, NH4 ट्वाइस, यहां पे लिख लीजिएगा SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, गिनती करिए, 1 और 4 मिलके 5, 5 के बाद ट्वाइस लगा है तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 11 और ये 4 मिलाएंगे तो 15 हो जाएंगे दोस्तों। कुल कितने हैं? 15। कहाँ पे है 15? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 430 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? 3 और ऑक्सीजन की कितनी है? 2, और जब ये लोग मिल करके दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये Al2O3 होता है। उनकी संयोजकता इनके पास आती है, इनकी वाली उधर चली जाती है। Al2O3 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पे है। 431 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, कहां पे आ रहा है? Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। गौर से देखिए, Al2O3 लिखा हुआ है, जो ऑक्सीजन के साथ सफिक्स लगा है वो संयोजकता एल्यूमिनियम की होगी, और जो एल्यूमिनियम के साथ सफिक्स में 2 लगा हुआ है वो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दोस्तों। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है 30/8/2019 को पूछा गया पहली पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 433। एक तत्व A फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो मिस्टर ए की संयोजकता क्या होगी? A3O4 इस प्रकार का ऑक्साइड बना हुआ है दोस्तों, तो A की संयोजकता 4 होगी, O की 3 होगी, है ना? तो 4 कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पर। 433 के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 433 के लिए पहले वाले ऑप्शन पे लॉक किया जाए। आरआरबी का सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन का इम्तहान हुआ था 31 अगस्त 2018 को पहली पारी में, वहां पे ये सवाल पूछा गया दोस्तों। अगला सवाल 434। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? सवाल नंबर 434 के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हो, चाहे मीथेन में कार्बन हो, चाहे ईथेन में कार्बन हो दोस्तों, कार्बन की संयोजकता 4 है।
तो 4 रहेगी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 15 अक्टूबर 2018 को, तीसरी पारी का सवाल। प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कैसी होती है दोस्तों? 1 2 3 होती है दोस्तों। जो धनावेशित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? अक्सर 1 2 3 होती है। सवाल नंबर 435 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, इनकी संयोजकता 1 होती है दोस्तों। मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कौन लोग हैं? ये धनावेशित तत्व है। मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देंगे तो धनावेशित आयन हो जाएंगे। ये साहब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो ये भी धनावेशित हो जाएंगे। ये साहब अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो ये भी धनावेशित हो जाएंगे। तो जो धनावेशित तत्व हैं दोस्तों, उनकी संयोजकता, उनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 17/9/2018 का, पहली पारी का। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 436। किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्या कहलाती है? संयोजन करने की जो शक्ति होती है दोस्तों, उसको संयोजकता कहते हैं। 436 नंबर सवाल के लिए, 436 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। आसान सवाल था ये। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 11/10/2018, दूसरी पारी में। परमाणुकता नहीं कहते, अणुभारता नहीं कहते, सामान्यता नहीं कहते दोस्तों, संयोजकता कहते हैं। इस बात को आपको ख्याल रखना है और बड़े गौर से देखिएगा इस सवाल को। कहा जा रहा है 436 में किसी तत्व की संयोजक शक्ति या उसकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 437। कहा जा रहा है 437 में, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सह संयोजक बंध बनाने के कारण क्या दर्शाता है? सवाल नंबर 437, क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सह संयोजक बॉन्ड बनाने के कारण क्या दर्शाता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन एकल सह संयोजक बॉन्ड अपर रूपता श्रृंखला बंधन दोस्तों। तो ये श्रृंखला बंधन हाइड्रोकार्बन एकल सह संयोजक बंध अपर रूपता, किसको लॉक किया जाए? सवाल नंबर 437। बड़े आराम से देखिएगा दोस्तों। जैसे मीथेन की बात हो रही है, CH4, आप देख पा रहे हैं कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड, मतलब बॉन्ड की सीरीज है। सीरीज मतलब श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। श्रृंखला बंधन मतलब सीरीज में बॉन्ड बनाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 30/10/2018 को पूछा गया था, तीसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 438। निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है? निम्न गलनांक और निम्न कथनांक, ये तो होता है दोस्तों। उच्च गलनांक और उच्च कथनांक, ये गुण आयनिक बॉन्ड बनाने वाले यौगिकों का होता है दोस्तों, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक, जल में अविलेय और कार्बनिक विलायकों में विलेय। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। 438 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 437 के लिए क्या करना है? 437 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने 439। सह संयोजक यौगिक क्या करते हैं दोस्तों? ये जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक लो होता है, निम्न होता है। ये सारी बातें सही हैं दोस्तों। तो क्या करिएगा? 439 के लिए क्या करेंगे? इनमें से सभी, ये पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो जब सब सही है तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। यहां से ये हटा दे रहा हूं मैं। क्या करेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर का सवाल है दोस्तों, 27 मई 2019 को तीसरी पारी में पूछा गया था ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 440। सह संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच प्रोटॉनों की साझेदारी से, प्रोटॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं दोस्तों। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं या सह संयोजक बॉन्ड होते हैं, वो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। यहाँ पे अंतरण शब्द आया है। अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक साहब इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे साहब को, तो उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध। आरआरबी के जूनियर इंजीनियर में दोस्तों 29 मई 2019 को सवाल पूछा गया था। ये अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है,
441। सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सहसंयोजी आबंध, जो सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं दोस्तों, उनमें परमाणुओं के बीच बॉन्ड की ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 4 होती है दोस्तों, है ना। सवाल नंबर 441 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, 442। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। क्यूप्रस ऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 1 होती है और क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर कहता तब 2 हो जाती। सवाल नंबर 442 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 443। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम में होते हैं दोस्तों। बहुत आसान सवाल है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं। 2, 8, 3 ये एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों। तो 3 जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं एल्यूमिनियम के। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता 2 होती है दोस्तों। क्यों होती है 2? इसलिए 2 होती है क्योंकि आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। ये कोशिश करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? त्याग दे। सवाल नंबर 444 के लिए ऑप्शन नंबर, जब त्याग देंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? धनावेशित। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 444 के लिए ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 445। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल। अमोनिया के पास 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3। सवाल नंबर 445 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 446, क्वेश्चन नंबर 446। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों। कहा जा रहा है निम्नलिखित चित्र में से देख करके बताना है, एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए H2O बन रहा है, यहाँ पे NH3 बन रहा है, यहाँ पे CCl4, यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड है, यहाँ पे सहसंयोजक बॉन्ड है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन रहा है, ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है दोस्तों। तो ये वाला जो है पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये सहसंयोजक बॉन्ड नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड है दोस्तों? ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। 446 के ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 447। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 447 आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 17/9/2018 को तीसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन उनके आखिरी कक्षा में हैं, लिहाजा आप डी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तत्व X चतुर्संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन 2 तत्वों द्वारा बना हुआ यौगिक कैसा होगा? तत्व जो X है दोस्तों, इसकी संयोजकता कितनी है? 4। यहां लिख लीजिए। तत्व Y, इनकी संयोजकता कितनी है? 2। जब ये यौगिक बनाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा X4Y2। X4Y2 ये वाला यौगिक बनेगा दोस्तों। X4Y2 में 4 और 2 का महत्तम समापवर्तक 2 है। 2 से यहाँ कैंसिल होने की स्थिति बन रही है, तो आप क्या करिएगा? X2Y1 लिख देंगे। 1 को अमूमन हम लिखते नहीं है दोस्तों, तो क्या करिएगा आप करिएगा X2Y। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। X2Y कहां पे है दोस्तों? X2Y ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 448 के लिए ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। 12/11/2018 को पहली पारी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल आपके सामने 449। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा दोस्तों? बेहतरीन सवाल है। लिथियम नाइट्राइड, लिथियम के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों लिथियम की कहानी? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा बचेगा दोस्तों जो कोशिश करेगा कि उसका त्याग हो जाए, है ना। मतलब वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोस्तों तो ये कोशिश होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाए। बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम आयन में चेंज होगा, ये है कि नहीं।
अब नाइट्रोजन से इनका संयोग होने की कोशिश की जा रही है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की दरकार है और लिथियम जैसे 3 लिथियम के परमाणु नाइट्रोजन के एक परमाणु से बॉन्ड बनाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? लिथियम के 3 और नाइट्रोजन का एक परमाणु मिलेंगे। कहाँ पे टिक मारा जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 449 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाता है। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर 450। गलत मिलान का चयन करें, तत्व और संयोजकता। हीलियम की संयोजकता दोस्तों 0 होती है, ये बात सत्य है। हाइड्रोजन की 1 होती है, ये सत्य है। कार्बन की 4 होती है, ये भी सत्य है दोस्तों। ऑक्सीजन की 1 नहीं होती है, यही गलत है। इसी को लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 3 दिसंबर 2018 को तीसरी पारी में पूछा गया है। सवाल नंबर 450 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दें। अगला सवाल 451। इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड बनाने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। क्यों? 3 पहले वाले नाइट्रोजन के और 3 दूसरे वाले नाइट्रोजन के। कुल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। लेकिन ये सवाल इंपॉर्टेंट है। कैसे? 28/9/2018 एक ही दिन 2 बार पूछा गया है, पहली पारी में भी, तीसरी पारी में भी दोस्तों। सवाल नंबर 451 के बाद अगला सवाल है आपके सामने 452। परिवर्तनीय संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, संक्रमण तत्वों से, समूह तत्वों से और क्षारीय तत्वों से कैसे दर्शित होते हैं दोस्तों? सवाल नंबर 452 के लिए क्या किया जाएगा? 452 के लिए संक्रमण तत्वों से ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिए दोस्तों। सवाल नंबर 452 में ऑप्शन नंबर बी। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 28/9/2018 को दूसरी पारी का सवाल था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 453। सहसंयोजी बॉन्ड अणुओं में निम्न गलनांक और उच्च क्वथनांक बिंदु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सहसंयोजी बॉन्ड अणु लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीडियम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होते हैं। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत मजबूत होते हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है सी। सवाल नंबर 453 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 22 अक्टूबर 2018 को पूछा गया दूसरी पारी का सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 454। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमजोर होते हैं। क्यों कमजोर होंगे दोस्तों? इसलिए क्योंकि बड़े परमाणुओं के साथ उनका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से बहुत दूर होगा, लिहाजा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कमजोर होगा दोस्तों। कमजोर होगा तो ये क्या होगा? बहुत कमजोर बॉन्ड बनेगा दोस्तों। सवाल नंबर 454 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। 5/11/2018 को तीसरी पारी का सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 455। सहसंयोजक बॉन्ड 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाहरी कोश को। मतलब क्या हुआ दोस्तों? मतलब ये है आपके पास कि अगर आप CH4 ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कार्बन का बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहते हैं कि 8 हो जाएं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है 2 हो जाएं। मतलब ये भी अपने बाहरी कक्षा को भरना चाहते हैं, वो भी अपने बाहरी कक्षा को भरना चाहते हैं दोस्तों। क्या होगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 455 आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों 11 जनवरी 2021 को। शिफ्ट 1 स्टेज 1। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 456। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं दोस्तों? परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाहरी कक्षा में। ये हो ही नहीं सकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे आंतरिक में नहीं होते दोस्तों, बाहरी में तो होते हैं लेकिन आंतरिक में नहीं होते। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, यही सही उत्तर है दोस्तों। सवाल नंबर 456 के लिए ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है।
आरआरबी एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 4 फरवरी 2021 को पूछा गया था, पहले चरण का पहला पारी दोस्तों। अगला सवाल है 457। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 457 के लिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आयनिक यौगिक का जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसका क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, ये इसका गुणधर्म है। ये कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, बिल्कुल नहीं। यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुल जाता है, ये बात भी गलत है दोस्तों। तो सवाल नंबर 457 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा दोस्तों, यही इसकी प्रॉपर्टी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। 457 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल 20 जनवरी 2021 को पहले चरण का दूसरी पारी का सवाल था दोस्तों ये। अब इसी के साथ दोस्तों वक्त आ गया है कि हम आपसे विदा लें। आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी और तब तक के लिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को दीजिए इजाज़त। लेकिन आपसे एक अनुरोध ये है दोस्तों कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। हमें इससे मजबूती मिलती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप हमारा यह अनुरोध स्वीकार ज़रूर करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। यूथ कंपटीशन टाइम्स परिवार की ओर से मैं संतोष कुमार शर्मा, आप सभी को नमस्कार।